पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त खास तौर पे जो इस्लामाबाद है, यहाँ पर अगर आप मेरे साथ मोबाइल फोन पे बात करेंगे तो काफी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जो हमारा जो सिस्टम है, मौसलाती निजाम है, उसमें भी काफी प्रेशर है या कोई गड़बड़ है। तो ये एक पहला आफ्टर इफेक्ट है, ये जो लड़ाई है इसका, और इसकी अभी तक हमें वजह समझ नहीं आ रही कि इसकी वजह क्या है। दूसरी बात यह है कि आपको पता चल ही गया होगा कि अब जो तेल की प्राइसेस हैं वो ऊपर जा रही हैं और मजीद ऊपर जाएंगी। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इसका असर जो है वो पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर पड़ेगा और इतनी जल्दी हम इससे निकल नहीं सकते। जो सबसे ज्यादा तशवीशनाक पहलू है इस सारे मामले का वो ये है कि मस्कत में संडे को, यानी आज से 2 दिन के बाद, ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात होने वाले थे और उन मुज़ाकरात के बारे में ख्याल ये था कि कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कोशिश कर रहे थे कि इसराइल को रोकें कि वो ईरान पर हमला ना करे। आज सुबह इसराइल ने हमला किया। इससे चंद घंटे पहले, यानी कि कल रात को, जो इंटरनेशनल एटॉमिक, उसका जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है उसने एक रेजोल्यूशन मंजूर किया और एक स्टेटमेंट जारी की जिसमें उन्होंने जो ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उस पर को शुबात का इजहार करते हुए कहा कि जो ईरान ने हमें वजाहतें पेश की हैं, हम उससे मुतमिन नहीं है। अब ये जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है इसमें पाकिस्तान भी शामिल है और 3 कंट्रीज जो है उन्होंने ये जो रेजोल्यूशन है उसको स्ट्रांगली अपोज किया। वो 3 कंट्रीज कौन थे? रूस, चीन और बुर्किना फासो। जबकि पाकिस्तान में 11 ममालिक ने एब्सटेन किया, यानी कि पाकिस्तान ने ना तो यस किया ना नो किया बल्कि एब्सटेन कर दिया और अमेरिका जो है उसने इस रेजोल्यूशन की हमायत की। तो ये हमें समझने की जरूरत है कि जो ईरान कह रहा है कि जी इस इजरायली हमले में अमेरिका 100% इन्वॉल्व है, उसकी वजह यह है कि हमले से चंद घंटे पहले जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन ने जो एक रेजोल्यूशन मंजूर किया है उसमें अमेरिका की साइड शामिल है और पाकिस्तान और 11 दीगर ममालिक ने एब्सटेन किया है। कोई हमने पोजीशन नहीं ली। ये हमारी पोजीशन काफी अरसे से यही है। हम जब भी IAEA में जब भी इस तरह का कोई मामला आता है तो हम एब्सटेन करते हैं। हम ईरान के ना हमायत करते हैं ना मुखालफत करते हैं। लेकिन अब जो सूरत हाल है वो बड़ी ही तशवीशनाक है क्योंकि अब ईरान ने जो एक इतना भरपूर हमला किया है इसमें वही ड्रोन इस्तेमाल हुए हैं जो ड्रोन इंडिया ने पाकिस्तान पर हमले में इस्तेमाल किए थे। और इसमें जो एक और तशवीशनाक पहलू ये है कि ये कोई किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे कि जो इजराइल का जो इंटेलिजेंस का सिस्टम है विद इन ईरान, वो ऐसा लगता है कि बड़ा इफेक्टिव है। उनको बड़ी अच्छी तरह पता था कि ईरान का की जो अहम फौजी शख्सियात हैं वो कहाँ पर बैठी हुई हैं, उनकी जो रेवोल्यूशनरी गार्ड के कमांडर्स हैं वो कहाँ पे बैठे हुए हैं, उनके साइंटिस्ट जो हैं वो कहाँ पे सोए हुए हैं और उन सब को उन्होंने बहुत ही आसानी से टारगेट किया है। और ये पहली दफा नहीं किया, ये पिछले 5-6 साल से ऐसा ही हो रहा है। एक ईरान के बहुत बड़े न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे मोहसिन फखरीजादे, उनको आज से 5 साल पहले ईरान में इसी तरह उनको टारगेट किया गया। फिर आपको याद होगा पिछले साल हमास के सरबराह इस्माइल हानिया साहब को भी तेहरान में इसी तरीके से अटैक किया गया। तो ये एक बड़ी ही तशवीशनाक बात है कि इजराइल का जो इंटेलिजेंस सिस्टम है वो बहुत ही इफेक्टिव नजर आता है विद इन ईरान। और पिछले साल जब इस्माइल हानिया पर हमले के बाद ईरान ने जवाबी हमला किया इसराइल के खिलाफ, 180 से ज्यादा उन्होंने मिसाइल फायर किए। कोई भी मिसाइल जो है उसके कोई किसी को बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा सके। तो अब अगर ईरान कह रहा है कि जी अब हम जो है वो तमाम रेड लाइन क्रॉस करेंगे, तो ये हमें अभी इंतजार करना चाहिए, देखना चाहिए कि उनके हमले की इंटेंसिटी क्या है। लेकिन लगता ये है कि ईरान की तरफ से अगर ये कहा जा रहा है कि हम रेड लाइन को पार करेंगे तो वो सिर्फ इजराइल के फौजी अड्डों पर हमले नहीं करेंगे, बल्कि हो सकता है कि वो इस रीजन में जो अमेरिका के अड्डे हैं उन पर भी हमला करें। और इस सूरत में मामला बहुत ही, ये इजराइल जो है जब भी किसी भी मुल्क पर हमला करता है तो उनकी यही स्टेटमेंट होती है जी हमारी जो लड़ाई है वो
वहाँ उस मुल्क के अवाम के साथ नहीं है, बल्कि जनाब हमारी तो उस रजीम से लड़ाई है। अब जिस किस्म की रोग रजीम जो है वो इजराइल की है, जिस तरह की एक टेररिज्म स्पॉन्सरिंग पॉलिसी है नेतन्याहू की, तो उससे बड़ा डिक्टेटर और टेररिस्ट और कौन होगा। यानी कि जो अब ट्रंप की बात भी नहीं सुन रहा। ट्रंप साहब की कोशिश थी कि इजराइल जो है वो ईरान पर हमला ना करे, लेकिन उन्होंने कर दिया। तो ऐसा लग रहा है कि जो नेतन्याहू साहब हैं वो इस तरह की स्टेटमेंट जाके वो जारी करके दुनिया को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी बात पे कौन यकीन करेगा। देखिए ना, जो नेतन्याहू की गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर्स हैं वो ओपनली कहते हैं जी कि हमने ग्रेटर इजराइल बनाना है। ग्रेटर इजराइल का क्या मतलब है? ग्रेटर इजराइल में वो शाम को भी शामिल करना चाह रहे हैं, इराक को भी शामिल करना चाह रहे हैं, लिबनान को भी शामिल करना चाह रहे हैं। एग्जैक्टली वही नजरिया है अखंड भारत का। यानी कि इंडिया जो है वो कहता है जी हमने अखंड भारत के नाम पे पूरे साउथ एशिया को अपनी जुग्राफियाई हदूद में शामिल करना है, और इजराइल कहता है जी कि हमने आधे से ज्यादा मिडिल ईस्ट पे कब्जा करना है, हमने ग्रेटर इजराइल बनाना है। तो नेतन्याहू साहब जो है उनकी लड़ाई जो है वो ईरान के अवाम के साथ नहीं है, बल्कि ईरानी स्टेट के साथ है। तो स्टेट में ईरान भी शामिल है, अवाम भी शामिल है, रजीम भी शामिल है, रेवोल्यूशनरी गार्ड भी शामिल है, सब शामिल है। ये बिल्कुल बात गलत है। और दूसरी बात यह है कि ये जो हमें इस पर गौर करना चाहिए कि क्यों ईरान इस वक्त भी कह रहा है कि अमेरिका जो है वो हर सूरत में उस हमले में इन्वॉल्व है। ठीक है, एक तरफ से ट्रंप साहब कह रहे हैं जी कि हम उसमें इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ जो मैंने आपको पहले बताया कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है उसने चंद घंटे पहले स्टेटमेंट जारी किया और अमेरिका की मर्जी से जारी किया और ईरान के ऐसी प्रोग्राम के खिलाफ चार्जशीट जारी किया। दूसरी बड़ी वजह यह है कि आज से 5 साल पहले इराक में जो ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड के एक बहुत बड़े अफसर थे जनरल कासिम सुलेमानी, उनको इजराइल ने तो अटैक नहीं किया था ना, उनको तो बराह रास्त अमेरिका ने अटैक किया था, अमेरिका ने टारगेट किया था। और उस वक्त अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप थे और ट्रंप साहब जो है उन्होंने उसमें बड़ा एक फखरिया अंदाज में उसका क्रेडिट भी लेने की कोशिश की थी। अब यकीनन ट्रंप साहब की पॉलिसी मुख्तलिफ है और उनको ये महसूस हुआ है कि ये जंगों के नतीजे में हम दुनिया को आगे नहीं ले जा सकते। वो एक पीस लविंग पर्सनैलिटी के तौर पे अपना इमेज जो है उसको हाईलाइट कर रहे हैं। लेकिन अब देखें ना, उनकी बात ना तो यूक्रेन सुन रहा है, ना रशिया सुन रहा है, ना उनकी बात इजराइल सुन रहा है, ना ही उनकी बात इंडिया सुन रहा है। अगर कोई मुल्क इस वक्त सुन रहा है तो वो सिर्फ पाकिस्तान है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इस सूरत हाल में हमें बतौर पाकिस्तानी हमें सोचना होगा कि आप अगर इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया है तो हमें क्या करना है। हमने कल रात को जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की रेजोल्यूशन में तो हमने अब्सटेन किया, लेकिन क्या हम इस सिचुएशन में अब्सटेन कर सकते हैं? क्योंकि ये जो पिछले महीने लड़ाई थी हमारी इंडिया के साथ, इसमें हमारी हुकूमत बार बार कह रही है, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब कह चुके हैं कि जी हमारी लड़ाई सिर्फ इंडिया के साथ नहीं थी, इजराइल के साथ भी थी। तो अगर आज इजराइल ने ईरान पर हमला किया है, कल को वो पाकिस्तान पर भी हमला करेगा। और ये कोई एक सीक्रेट नहीं है कि इजराइल कम से कम 2-3 दफा पाकिस्तान की न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पर हमला करने का मंसूबा बना चुका है, जिसको कि हमने नाकाम बनाया। तो इसलिए अब पाकिस्तान की हुकूमत को अपनी खामोशी खत्म करनी होगी, कोई एक स्टैंड लेना होगा और दुनिया को बताना होगा कि हम कहाँ पे खड़े हैं। स्टैंड करने की पॉलिसी जो है वो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के मुफाद में नहीं है। ये बड़ी अहम बात कर रहे हैं आप मीर साहब, लेकिन इसकी मजीद वजाहत कीजिएगा। पाकिस्तान के लिए बड़ी मुख्तलिफ और मुनफरिद सूरत हाल है। एक तरफ अमरीका जहाँ पर ताल्लुकात अभी कुछ सद मोहरी खत्म हो रही थी, बेहतर हो रहे थे, दूसरी तरफ ईरान के साथ हमारे एक मजहबी रिश्ता, एक तरह से एग्जैक्टली। आपको क्या लगता है इस वक्त? एक तो खबर आपके पास क्या है, इस्लामाबाद क्या सोच रहा है, क्या गौर फिक्र हो रहा है, और क्या बराह रास्त इसमें पाकिस्तान को इन्वॉल्व होना पड़ेगा? नहीं, मैं ये तो नहीं कह रहा कि पाकिस्तान बराह रास्त इन्वॉल्व हो जाए। बराह रास्त इन्वॉल्वमेंट का मतलब ये है कि जिस तरह के कुछ मिडिल ईस्टर्न कंट्री जो है वहाँ पे अमेरिका ने अपने फौजी अड्डे बना रखे हैं और उन फौजी अड्डों को कई दफा ईरान के खिलाफ इस्तेमाल भी किया गया। तो पाकिस्तान जो है उसकी तो पॉलिसी ये है कि जब भी हमारी ईरान के साथ कशीदा सूरत हाल पैदा होती है तो उसके बावजूद हमने कभी ईरान के किसी दुश्मन को ये इनकरेज नहीं किया कि वो हमारी सरजमीन को इस्तेमाल करे। ये इजराइल ने जो आज सुबह हमला किया है ईरान पर, ये
आलमी कवानीन की खिलाफवर्जी है। और जब इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला किया था तो हमने कहा कि यूएन चार्टर के तहत हम रिस्पॉन्ड बैक करने का हक महफूज रखते हैं, और फिर हमने रिस्पॉन्ड बैक किया। तो क्या अब हमें ये नहीं कहना चाहिए कि ईरान जो है, अगर वो यूएन चार्टर के ऐन मुताबिक अगर इजराइल के हमले का जवाब देता है तो ये उसका हक है, और अगर इजराइल के खिलाफ हमले के जवाब में ईरान हमला करता है तो हम उसकी हमायत करेंगे। ये तो हम कर सकते हैं ना। और जब हम सब जानते हैं, पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है कि इंडिया और इजराइल दोनों एक हैं, यकजान दो कालिब हैं, दोनों हमारे दुश्मन हैं। तो जो दुश्मन का दुश्मन है वो तो दोस्त है ना। तो फिर इस सूरत में हमें ईरान के साथ खड़े होना चाहिए। हम इस गलतफहमी में पड़े हुए हैं, और अगर किसी का ये ख्याल है कि जी सूरत हाल में वो अमेरिका को नाराज नहीं करना, तो ठीक है, आप अमेरिका को नाराज ना करें, लेकिन इजराइल ने तो अमेरिका को नाराज कर दिया ना।